निगम की माली हालत के लिए ई नगर पालिका पोर्टल का बड़ा रोल रहा है। 21 दिसंबर को हैक होने के बाद से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। इसकी वजह से बीते साल की कमाई कमजोर रही, इस साल भी पीछे चल रही है। 30 जून तक एडवांस टैक्स जमा करने वालों को छूट दी जाती है। इसके बदले निगम को खासा पैसा मिल जाता है। इसमें हर साल मई में लोक अदालत का ठेका मिल जाता है। इस बार पोर्टल व लोक अदालत नहीं लगने से संपत्ति कर में 28 करोड़ रुपए कम रहे। राजस्व अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि ई नगर पालिका पोर्टल की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एडवांस जमा करने की तारीख बढ़ाई जाए। 1 महीने की मोहलत और मिल जाती है तो अमला वसूली कर लेगा। इसी महीने एक लोक अदालत की मांग भी की जा रही है, वो मिल जाती है तो बड़ा आसरा हो सकता है। वो अब लगातार इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है जो चल रहा है। ई नगर पालिका के कुछ इश्यूज़ हैं जो समय समय पे आ रहे हैं, हम लोग उसको स्टेट लेवल से कोऑर्डिनेट करा के रिजॉल्व भी करा रहे हैं। अप्रैल में थोड़ा सा स्लो रहा, फिर अब मई में पुश हुआ। लगभग अभी करीबन 36 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स मई तक आ चुका है। जून में हमें और भी अच्छा करने की संभावना है। एक जो लोक अदालत होनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि आचार संहिता प्रभावशील थी, तो यदि 1 जून में हमें लोक अदालत भी मिल जाती है तो उससे और बढ़ोतरी होगी। एडवांस टैक्स दोनों मिला के हमें लगता है कि हम ट्रैक पे आ जाएंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में मिली युवती की 2 टुकड़ों में लाश की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इंदौर जीआरपी पुलिस लगातार अलग अलग रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं रविवार को ऋषिकेश में कटे हुए हाथ व पैर भी मिले थे। हाथ पर मीराबेन गोपाल भाई गुदा हुआ मिला। जहां इंदौर जीआरपी पुलिस लगातार इस नाम की युवती की गुमशुदगी अलग अलग थाना क्षेत्र में खोज रही है। फिलहाल पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब जीआरपी पुलिस ने मृत युवती की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। रेलवे एसपी संतोष कोरी के मुताबिक युवती की मर्डर मिस्ट्री के लिए 2 टीम का गठन किया गया है जो अलग अलग रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी व संदिग्ध लोगों से पूछताछ में लगी हुई है। मोरमंडल तहसील सरदारपुर का रहने वाला है। उसे सरदारपुर में एक आधार केंद्र चालू करना था। इसके लिए जिला प्रबंधक एवं समन्वयक से मिलकर उसने आधार पंजीयन केंद्र चालू करने हेतु आवेदन किया था। उसका आवेदन मान्य हो गया। आधार केंद्र संचालन हेतु आवेदक को मिलने वाला सामान, इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन आदि मिलना था। इसके लिए जिला प्रबंधक अरविंद वर्मा एवं जिला समन्वयक रवि गहलोत द्वारा आवेदक से 40,000 रुपए रिश्वत राशि मांग की। आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में इसकी शिकायत की गई। सत्यापन पर सही पाई भी गई। दोनों आरोपीगण द्वारा बातचीत के दौरान ही 5,000 रुपए लिए। आज दिनांक 12 जून को आरोपीगण को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। उक्त दोनों आरोपीगण के विरुद्ध धारा 7 अधिनियम एवं धारा 120 भादवी के तहत कार्रवाई जारी है। ये सरदारपुर तहसील में बरमंडल गांव है, वहां के रहने वाले हैं विजय कुमावत। इनको जो है सरदारपुर में एक आधार केंद्र खोलना है जिसके पंजीयन के लिए ये जो सीएससी सेंटर है धार का, यहाँ के जिला प्रबंधक और जिला समन्वयक से मिलकर इन्होंने आवेदन दिया था एक नए आधार केंद्र के लिए। जब उन्होंने आवेदन दिया तो उनसे नया आधार केंद्र पंजीयन की आईडी और जो सामान देने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में उपस्थित होकर की गई। शिकायत के सत्यापन के दौरान जो है रिश्वत मांगा जाना पाया गया और बातचीत के दौरान ही दोनों अनावेदक गण, जिनमें प्रबंधक अरविंद वर्मा और जिला समन्वयक रवि गहलोत, दोनों ने मिलकर उससे 5,000 रुपये ले लिए, जिस पर ट्रैप दल का गठन किया गया और आज 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए दोनों को, जिला प्रबंधक अरविंद वर्मा को और जिला समन्वयक रवि गहलोत को रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत और आईपीसी 120 के अंतर्गत 120 बी के अंतर्गत हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक ज्वेलर्स की दुकान पर बुर्का गैंग की 2 महिलाएं द्वारा 15 लाख रुपए की सोने की अंगूठियां चोरी कर ली गई थी। जहां सराफा पुलिस द्वारा 600 सीसीटीवी कैमरे की मदद से मालेगांव से अंतर्राष्ट्रीय बुर्का गैंग की 2 महिला सहित एक पुरुष को सोने की अंगूठी सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पकड़ी गई आरोपी महिला भारत के कई राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं। दरअसल फरियादी द्वारा सराफा थाने में रिपोर्ट की गई थी कि मेरी दुकान से 2 अज्ञात महिलाएं
मुंह पर मास्क लगाए हुए आई थी, जो दुकान से सोने की अंगूठी चोरी करके ले भागी है। फरियादी की रिपोर्ट पर पूरा मामला संज्ञान में लेकर तुरंत एक पुलिस टीम गठित की गई, जहां टीम द्वारा 600 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद आरोपी मालेगांव महाराष्ट्र के होना पाए गए। पुलिस टीम गठित कर मालेगांव भेजी गई, जहां पर साइबर तकनीकी व मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये की महिला दिखी, जिनको पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। इसमें जिसे उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सईदा अंसारी व राजेश जादव बताया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठियां, इसकी कीमत 15 लाख रुपए जब्त की गई। बहरहाल बुर्का गैंग ने इंदौर की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया। ये 6 तारीख को इवनिंग के टाइम में सराफा थाना अंतर्गत एक हमारे व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ पे एक बड़ी चोरी हो गई थी। 2 महिलाएं जो बुर्का पहने हुए थी, उनके पास कुछ ज्वेलरी खरीदने के हिसाब से आई थी और उनको बातों में लगा के बिना कुछ सामान खरीदे और 500 रुपये उनको दिए कि ये कुछ उनके कान की बाली थी, उसको ठीक करवाना था कि हम अभी 15 मिनट में आते हैं मार्केट से, और वहाँ से चली गई थी। 15 मिनट बाद जब जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने जब अपना सामान देखा तो मालूम चला कि लगभग 14-15 तोला सोना उनका गायब है। जो ज्वेलरी उन्होंने दिखाने के लिए दी थी, चूज करने के लिए दी थी, वो पूरा का पूरा एक पोटली गायब है। वो थाने पे पहुंचे, तत्काल टीआई साहब ने उनको पूरे प्रकरण को गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए हमने इसमें टोटल 4 टीमें गठित की थी। अगेन इसमें जो हमने लगभग 600 के आसपास इसमें हमने कैमरे देखे हैं, और उन कैमरों को देखने के बाद जब उन महिलाओं को हमने जो मूवमेंट ट्रैक किया तो उसमें एक बड़ा ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, सोचा समझा एक पैटर्न सामने आया। तो एक बहुत बड़ी इसमें सफलता है, जिसमें एक इंटर स्टेट गैंग जो बड़े ही सातिर तरीके से बड़े ज्वेलर्स के यहाँ पे जाके इस तरीके से चोरी करता है, उसको अभी हमने हिरासत में लिया। 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 गाड़ी हमारे हिरासत में। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र स्थित शासकीय मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से हॉस्पिटल प्रबंधन को प्राप्त हुई है। इसकी शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन ने इंदौर क्राइम ब्रांच को दी है। इसके बाद क्राइम ब्रांच व बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सहित बाणगंगा पुलिस मौके पर चेकिंग करने के लिए पहुंची, जहां उन्हें इस तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा ईमेल भेजने वाले को आईपी एड्रेस के माध्यम से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के मेल देश के और भी कई हॉस्पिटल्स को भेजे गए हैं, जिनकी भी जानकारी पुलिस को मिली है। ये एक जो कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मेल आया था जिसमें कि एडम लांजा के द्वारा मेल करना बताया गया है जिसमें, और ये मेल इसमें ये बताया गया कि अभी बॉम्ब अटैक होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें बॉम्ब है और किसी भी समय ये सैबोटेज हो सकता है और कई लोग इसमें कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें ये, और उसमें ये लिखा था कि इस जो कि बॉम्ब अटैक के पीछे टेरराइजर 111 ग्रुप है, और ये मेल कई हॉस्पिटल्स को किया गया है। इसमें पता चला है कि देश के कई विभिन्न हॉस्पिटलों को मेल किया गया है। जो मेल की जो आईडी है वो necro93@gmail.com के से ये मेल आया है। फिलहाल थाना बाणगंगा की टीम और इसके अलावा जो BDS की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो वहाँ पर लगातार पिछले 1 घंटे से सर्चिंग कर रहा है। अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। लगातार सघन सर्चिंग चलाई जा रही है वहाँ पर, और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मेल की वैधानिकता को भी चेक किया जाएगा। फिलहाल ये पता चला है वो मेल एक यहाँ पर ही नहीं बल्कि एक भोपाल में भी गया है, क्योंकि उसने कई लोगों को मेल किए हैं, जिसमें हिस्ट्री दिख रही है। उसमें देश के विभिन्न हॉस्पिटलों में ये मेल गए हैं। फिलहाल इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर के परदेसीपुरा थाने में मंगलवार शाम को होने वाला रोल कॉल के दौरान लव जिहाद का आरोपी भागने में सफल हो गया। आरोपी जफर शेख ने राहुल बनकर महिला से शादी की थी। वहीं जब महिला को जानकारी लगी कि राहुल नहीं जफर शेख है, इसके बाद महिला ने खुद जांच करने के बाद परदेसीपुरा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाया था। जैसे ही हिंदुवादी नेताओं को लव जिहाद के आरोपी जफर शेख के भागने की सूचना लगी तो तुरंत परदेसीपुरा थाने का घेराव करने पहुंच गए। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्ट अधिकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपराधी नहीं रोक पाए,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थाना परदेसीपुरा में एक 15 दिवस पहले एक जो कि दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था। दुष्कर्म के आरोपी को टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसे पूछताछ के लिए लाया गया था। तभी कल शाम को जो रोल कॉल चल रहा था, सारे कर्मचारी रोल कॉल में उपस्थित थे, गणना में थे। तभी पीछे से ये चूँकि सभी गणना में उपस्थित थे, ऐसे में वो आंख बचाकर वो धीरे से वहाँ से थाने से स्लिप हो गया। फिलहाल टीमें लगी हुई हैं, लगातार उसको सर्च किया जा रहा है। आरोपी का नाम जफर था, उसको लगातार तलाश किया जा रहा है। जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमर्शियल एवं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यदि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन नहीं मिला तो अब नगर निगम व जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई जरूर करेगा। कमर्शियल बिल्डिंग कम से कम 7 दिनों के लिए सील होगी, जबकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कॉमन एरिया 7 दिनों तक सील रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। शहर की हाई राइज बिल्डिंग एवं औद्योगिक इकाई में आगजनी की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी कमर्शियल एवं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा औद्योगिक इकाई में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा। जब इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चाएं की गई तो उनका कहना था कि चुनाव में व्यवस्था के चलते कार्रवाई धीमी पड़ गई थी। 2 दिन बाद से फिर मुहिम के रूप में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यदि किसी कमर्शियल बिल्डिंग में नॉर्म्स का पालन नहीं मिला तो बिल्डिंग कम से कम 7 दिनों के लिए सील होगी। ये निश्चित रूप से जो फायर सेफ्टी से संबंधित हमने आदेश निकाले हैं और उसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमला जा रहा है तो अभी भी कमियाँ देखने को मिल रही हैं। अभी चूँकि ख़ास तौर पर जो बीआई और हमारे नीचे के रेवेन्यू ऑफिसर्स थे नदी के सीमांकन में व्यस्त थे, इसीलिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब 1-2 दिनों में हम लोग इसको बड़े पैमाने पर चालू करेंगे और अगर किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में इस प्रकार की अव्यवस्था मिलती है तो हम लोग तत्काल उसको सील कराएंगे और किसी भी हालत में वो बिल्डिंग कम से कम 7 दिनों से पहले नहीं खोली जाएगी। ये नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इस तरीके की स्थिति मिलती है तो वहाँ का जो कॉमन एरिया होगा उसको भी कम से कम 7 दिनों के लिए सील कराने की कार्रवाई करी जाएगी। इंदौर पुलिस ने उन सभी 262 मोबाइल धारकों को राहत दी जिनके मोबाइल फोन्स गुम हो चुके थे। दरअसल ये सभी गुम मोबाइल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित की जा रही सिटीजन कॉप एप्लीकेशन पर प्राप्त शिकायतों के बाद विभिन्न राज्यों से जब्त किए गए हैं। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कुल 262 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इनमें हजारों रुपए की कीमत के महंगे मोबाइल फोन भी शामिल हैं। इनकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा जिनकी जो टेक्निकल टीम है जिसमें कि सिटीजन कॉप पे लगातार कंप्लेंट्स आती हैं गुम मोबाइल की, लॉस्ट मोबाइल की, जिसमें जिन लोगों के मोबाइल खो जाते हैं, कहीं भीड़ में चले जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं, तो वो सिटीजन कॉप का जो एक ऐप है जो कि क्राइम ब्रांच का जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जो चलाया गया है उस ऐप में वो कंप्लेंट करते हैं, जिसमें लॉस्ट आर्टिकल के नाम से वो कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है उस ऐप के द्वारा। तो इसमें 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 501 मोबाइल सभी जो कि इंदौर के निवासियों को जिनके खो गए थे, लॉस्ट सिटीजन कॉप पर कंप्लेंट आई थी, उनको वापस कराए गए हैं। आज इसी तारतम्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें जो फरियादी थे 50 से अधिक फरियादियों को बुलाया गया था जिनके मोबाइल चले गए थे, चोरी हो गए थे। इसमें कुल आज 262 मोबाइल सभी लोगों को वापस किए जा रहे हैं। 262 मोबाइल में सभी कंपनियों के मोबाइल है, जिसमें आईफोन, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, हर प्रकार हर कंपनी का मोबाइल है। इसमें लगभग 50 लाख की कीमत के कुल 262 मोबाइल आज सभी को वापस किए जा रहे हैं। नगर निगम में 150 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के घोटाले के बीच मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की एक चिट्ठी से हड़कंप मच गया। उन्होंने स्मार्ट सिटी कंपनी बोर्ड के पूर्व अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए मुख्य सचिव से जांच की मांग कर दी है। आरोप है कि वर्ष 2021 में अफसरों ने मनमाने तरीके से कंपनी का अनुबंध 7 साल के लिए बढ़ा दिया। इनमें कोविड के 2 साल भी शामिल कर लिए, यानी टोटल 9 साल की अवधि बढ़ा दी गई। कंपनी निगम को किसी तरह की रॉयल्टी भी नहीं दी जा रही थी। इसके बावजूद अनुबंध की अवधि को बढ़ा दिया गया। महापौर ने नाम लिए बिना स्मार्ट सिटी कंपनी के पूर्व अफसरों पर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि नेप्रा को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में इसकी जांच लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW से करवाने की मांग की है। नेप्रा के साथ स्मार्ट सिटी का अनुबंध वर्ष 2025 में पूरा होना था।
4 साल पहले अधिकारियों ने अनुबंध बढ़ाते हुए इसे वर्ष 2033 तक करते हुए कंपनी को ठेका दे दिया। महापौर ने कंपनी का अनुबंध तत्काल निरस्त करने व दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्टर, निगम आयुक्त एवं सीईओ स्मार्ट सिटी बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं। यह मामला वर्ष 2021 का है। जो सूखे कचरे का प्लांट था, वहाँ जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसको तय रेवेन्यू भी देना था, और तय रेवेन्यू न देने के बावजूद भी टेंडर की कंडीशन के विपरीत जाकर समय सीमा पूरा होने के पहले उनके टेंडर को बढ़ाना, ये सीधे तौर पर एजेंसी को लाभ देना था, जिससे शहर को और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के तहत बड़ा नुकसान था। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इसकी जांच कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बड़े लेवल का ये फ्रॉड है, ये शहर के साथ धोखा है, और ऐसे किसी भी मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे संज्ञान में जैसे ये विषय आया, मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, और स्मार्ट सिटी के जो अभी चेयरमैन हैं वर्तमान कलेक्टर, उनको भी कहा है कि इनके एक्सटेंशन जो गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करें। और भी जो इंदौर नगर निगम में अभी फर्जी बिल घोटाला चल रहा है, उसके तहत भी मैंने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि ये एक अलग तरह का फ्रॉड है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने वाली एजेंसी की भी अगर लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाई जाए, और टाइम बाउंड पीरियड में जांच करके दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन सहयोग से जल स्रोतों के संरक्षण के लिए नदी, तालाब, कुओं, बावड़ी आदि के गहरीकरण, मरम्मत व सौंदर्यीकरण की गतिविधियां सतत जारी हैं। 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान के निरंतर यहां पर जारी रहेगा। इसी के तहत गुरुवार को वार्ड क्रमांक 15 स्थित गीता कॉलोनी मोदी का चोपड़ा कुंड पर उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, जनप्रतिनिधि गण, समाजसेवी संस्था एवं जन भागीदारी से श्रमदान करते हुए सफाई कार्य किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी अतिथियों एवं नागरिकों द्वारा स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई गई। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन में गुरुवार को आयोजित 30 दिवसीय इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग के प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक उज्जैन बलराम बैरागी, निदेशक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अजय शंकर सिंह सहित प्रशिक्षण गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रशिक्षण आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कलेक्टर सिंह ने प्रशिक्षित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के पास एक विशेष हुनर होता है, आवश्यकता है उस हुनर को पहचानने की और उसमें दक्ष होने की। स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन द्वारा इसी प्रकार विभिन्न स्वरोजगार मूलक कामों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें दक्ष बनाया जा रहा है। साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए क्रेडिट लिंकेज भी प्रदान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप अपनी फील्ड में सबसे आगे रहेंगे और बहुत उन्नति करेंगे। आप सभी लोगों ने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण देने के लिए सभी प्रशिक्षकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। रामघाट पर मुंबई वालों की धर्मशाला के पास सुबह 6 बजे के लगभग 2 फीट लंबा अजगर दिखाई देने पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अजगर धर्मशाला की सीढ़ियों के पास से रेंगता हुआ शिप्रा नदी की ओर जा रहा था। आस्था का नहान करने जा रहे श्रद्धालु अजगर को देख दहशत में आ गए। अजगर के दिखाई देने पर रामघाट पर दुकान लगाने वाला युवक सोनू सेन मौके पर पहुंच गया। श्रद्धालु की दहशत को देखते हुए सोनू ने डंडे की मदद से अजगर को एक प्लास्टिक की छोटी केन में रेस्क्यू कर लिया। रामघाट पर ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक मोहन सिंह ने बताया कि सोनू द्वारा रेस्क्यू किए गए अजगर की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं पहुंचा। सोनू ने अजगर को रंजीत हनुमान मंदिर के समीप जंगल में छोड़ दिया। गौरतलब हो कि रामघाट के आसपास सांप देखे जा सकते हैं, लेकिन पहली बार अजगर दिखाई दिया है। कुछ साल पहले शिप्रा नदी में घड़ियाल के बच्चे होने का मामला भी सामने आया था, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था।
अब भी हाल तो पकड़ा है, वर्दी के अंदर रखा इसको। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।